हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन एंड थ्रेड्स टू बायोडाइवर्सिटी लेसन 1 पढ़ा था ईवीएस का। इसमें हम आज सेकंड सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, थ्रेड्स टू बायोडाइवर्सिटी। एंड अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी देन मेक श्योर टू चेक इट आउट। मेरे चैनल पे आपको आसानी से इजी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। कोई और चैप्टर आपको चाहिए देन मेक श्योर टू कमेंट इट। ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्रेड्स टू बायोडाइवर्सिटी से। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि एक अर्थ पे वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स रह रहे हैं, वैरायटी ऑफ नॉन लिविंग एंड लिविंग बींग्स टुगेदर साथ में रह रहे होते हैं। एंड उस सब में हर एक स्पीशीज अलग होता है, सबकी जीन्स अलग होती है, जेनेटिक वेरिएशन होती है, देन स्पीशीज वेरिएशन होती है। कुछ लिविंग होते हैं, कुछ नॉन लिविंग होते हैं। बट अब इस बायोडाइवर्सिटी पे थ्रेट किस बात का है, सॉरी, इस बायोडाइवर्सिटी पे थ्रेट किस बात का है। हम देख रहे हैं कि हम बहुत सी चीजें सुनते हैं कि काफी स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो इस एक्सटिंक्शन का ही थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी पे। एंड हमें एक बात समझनी होती है कि एक्सटिंक्शन जो है बायोडाइवर्सिटी का, वो कौन कर रहा है? वो ह्यूमन कर रहा है। एंड ये लीड कर रही है ह्यूमन की एक्टिविटीज। ह्यूमन कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जो कि नहीं होनी चाहिए, एंड ये हो रही है। इसकी वजह से कई सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो यही एक थ्रेट है एक्सटिंक्शन का, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है आपको। हम आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था कि कैसे बायोडाइवर्सिटी बहुत फंडामेंटल और वाइटल है हमारे खुद के एग्जिस्टेंस के लिए। बायोडाइवर्सिटी एक एक्सटिंक्शन क्राइसिस फेस कर रही है। एंड जो वर्ल्ड का फ्लोरा है, फौना है, एनिमल्स है, फ्लावर्स हैं, ठीक है, नेचर है, वो कैसे सीरियस थ्रेट के अंडर है फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर पॉपुलेशन, कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जो एक थ्रेट बन के आ रही है किस पे? बायोडाइवर्सिटी पे, ठीक है। जो हेल्थ है इकोसिस्टम की, वो डिटेरियोरेट हो जा रही है, धीरे धीरे खराब हो रही है, विच इन टर्न इज इम्पैक्टिंग द वेरी स्पीशीज दैट डिपेंड ऑन देम, ठीक है। और ये रिजल्ट क्या है? ह्यूमन एक्शंस का एक रिजल्ट है। दिस लार्ज स्केल बायोडाइवर्सिटी लॉस इज ग्रेजुअली हैविंग डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट्स ऑन लाइवलीहुड, इकोनॉमीज, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? अगर एक ये समझो, एक ये अर्थ है, ठीक है, अगर एक ये अर्थ है एंड इस पे ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं, इस अर्थ में कौन कौन रह रहा है? एनिमल्स हैं, ठीक है, फ्लोरा है, और ह्यूमंस खुद भी हैं। तो इन सबको इम्पैक्ट, ह्यूमन एक्टिविटी का इम्पैक्ट ह्यूमन को भी पड़ेगा, ठीक है। ह्यूमन की लाइफ भी खराब होती जाएगी अगर हम ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज जारी रखेंगे तो, ठीक है। इन सब का इम्पैक्ट हो रहा है लाइवलीहुड पे, इकोनॉमीज पे, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ पे एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब मास एक्सटिंक्शन की बात करते हैं। मास एक्सटेंशन का मतलब समझ में आ रहा है? मास मतलब बहुत सारा, ठीक है, एक लार्ज क्वांटिटी में, एंड एक लार्ज स्केल पे। एंड एक्सटिंक्शन मतलब एक लार्ज स्केल पे काफी सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। जो रैपिड एंड लार्ज स्केल लॉस है बायोडाइवर्सिटी का, हैज लेड साइंटिस्ट टू प्रेडिक्ट दैट अर्थ टुडे इज फेसिंग द इमिनेंट थ्रेट ऑफ अ सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है? अ मास एक्सटिंक्शन इज यूजुअली डिफाइंड एज अ लॉस ऑफ अबाउट Mass extinction is usually defined as a loss of about 3/4 of all species in existence across the entire Earth over a short geological period of time. Mass extinction को define किया जाता है कि जब 3/4 के आसपास का लॉस होता है ऑफ ऑल स्पीशीज इन एग्जिस्टेंस, जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें से 3/4 स्पीशीज का जब लॉस होता है उसे मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं, अक्रॉस द एंटायर अर्थ ओवर अ शॉर्ट जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। देयर हैव बीन 5 मास एक्सटिंक्शन टिल डेट। जो सबसे मास एक्सटेंशन हुए थे वो, उनका रिजल्ट बहुत ड्रास्टिक था। ड्रास्टिक कैसे था? क्योंकि बहुत लॉस हुआ, पूरी मतलब पूरा इम्पैक्ट पड़ा हर एक स्पीशीज पे, ठीक है। बट ये कम्प्लीटली नेचुरल था। तो नेचुरल में अब क्या हो सकता है कि फ्लड आ सकते हैं, अर्थक्वेक हो सकता है, ठीक है, सुनामी हो सकता है। तो ये कम्प्लीटली नेचुरल है, क्योंकि नेचर को जब कुछ वापस नहीं मिल रहा रिटर्न में ह्यूमंस के द्वारा, तो नेचर भी आपको वापस कुछ नहीं देगी। वो सिर्फ क्या देगी? ड्रास्टिक रिजल्ट्स देगी, जो एक लॉस में रिजल्ट करेगा, ऑल्टरेशन इन द एनवायरमेंट ड्यूरिंग द रेस्पेक्टिव टाइम पीरियड। However, यहाँ पढ़ो, however, according to the scientists, the current mass extinction is different from the previous one in two aspects. The rate of extinction of species is much higher, and the current extinction is entirely due to anthropogenic reasons. पहला क्या कह रहे हैं कि अब जो सिक्स्थ एक्सटिंक्शन होगा वो पिछले वालों से अलग होगा दो एस्पेक्ट्स में। कैसा कि जो रेट होगा एक्सटिंक्शन का वो बहुत ज्यादा हाई होगा, मतलब बहुत बड़ा लॉस होगा। एंड दूसरा, जो करंट एक्सटिंक्शन है वो अभी किस वजह से होगा? एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से होगा, जो कि क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज। इट हैज बीन प्रेडिक्टेड कि 1 मिलियन स्पीशीज से भी ज्यादा
एक्सटिंक्ट होंगे, ठीक है, अभी आने वाले डिकेड्स में। तो अभी भी हम ये देख ही रहे हैं, कई जगह फ्लड्स आ रही हैं, कई जगह अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, लोग एक्सटिंक्ट ही हो रहे हैं धीरे धीरे। Our planet indeed faces a global extinction crisis that has never been witnessed, and the ultimate reason can be attributed to human overpopulation and overconsumption. एक जगह पे ही इतने लोग भरे पड़े हैं क्योंकि कई लोग माइग्रेट होते हैं, कई लोग काफी टाइम से यहीं रह रहे हैं, एंड ओवर कंजम्पशन, नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से क्या है, हैबिटेट लॉस है, हैबिटेट लॉस है, पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, ओवर हार्वेस्टिंग, इन्वेसिव स्पीशीज एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट्स, ये सारे रीजंस हैं, एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट्स हैं, ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी आजकल फेस कर रही है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस का मतलब क्या होता है, ये हमने सुना है कि कई फॉरेस्ट हमने देखा है, फॉरेस्ट में काफी सारे एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, और हम उन फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, तो जो फॉरेस्ट है वो उन एनिमल्स का घर है। इसका मतलब क्या है कि हम डायरेक्टली एनिमल्स का घर काट रहे हैं, खराब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो यही हैबिटेट लॉस एनिमल्स के लिए भी बोल जाता है और काफी टाइम पे ह्यूमंस के लिए भी बोल जाता है। अगर कोई डैम कंस्ट्रक्शन हो रही है और वहां पे लोग रहते हैं तो उस डैम कंस्ट्रक्शन के लिए भी काफी घर, काफी जगहें डिस्ट्रॉय करनी पड़ती है ताकि वो एक डैम बन पाए। तो इसमें जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनका भी हैबिटेट लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हैबिटेट लॉस सबसे बड़ा थ्रेट है टू बायोडाइवर्सिटी। इसलिए बोलते हैं कि नेचर को नहीं छेड़ना चाहिए, नेचर जैसा बना हुआ है उसे वैसा ही बना रहना चाहिए। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन एंड जैसे कि डैम कंस्ट्रक्शन, ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज है, इसका लॉस हो रहा है, ठीक है। इससे लॉस हो रहा है ह्यूमंस को भी, एनिमल्स को भी, फ्लोरा को भी, फौना को भी, एंड काफी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी, ठीक है। एंड इसका लॉस भी, इसका रिजल्ट भी हमें किसे भुगतना पड़ेगा, हमें ही भुगतना पड़ेगा जो इस अर्थ पे रह रहे हैं, ठीक है। तो हैबिटेट लॉस सबसे बड़ा थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को, एंड मेजर रीजंस है फॉर स्पीशीज गोइंग एक्सटिंक्ट। अब रहने की जगह नहीं होगी तो स्पीशीज कहाँ रहेंगे, तो स्पीशीज गोइंग एक्सटिंक्ट। हैबिटेट जनरली रेफर्स टू द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। हैबिटेट किसको रेफर करता है, उस पार्ट को रेफर करता है इकोसिस्टम के, रिक्वायर्ड बाय अ पर्टिकुलर स्पीशीज फॉर फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन एंड मेट्स फॉर रिप्रोडक्शन। हैबिटेट उस पार्ट को रेफर करता है जहां पे एक स्पीशीज रह रहा होता है, खा रहा होता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, उसके सिर पे छत होती है जैसे, एंड मेट्स फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करता है तभी आगे स्पीशीज बढ़ते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, रहने की जगह नहीं होगी तो क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ह्यूमन डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स एज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज सिंस द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। पेड़ों को काटना, ये रीजंस अलग से देखो, cutting down forests for agriculture, plantations, urbanizations, mining, leveling wetlands to build houses and other infrastructure, and creating dams that impact the flow of river, forest fire, and are all examples of habitat destruction. क्या क्या एग्जाम्पल्स है, पहले तो पेड़ काटना एग्रीकल्चर के लिए, तो वहां से सारे एनिमल्स भाग गए, फिर प्लांटेशंस करना, अर्बनाइजेशन मतलब वहां पे घर बनाना, फॉरेस्ट काट के इतने घर बना दिए, इतनी बिल्डिंग्स बना दी, माइनिंग के लिए वेटलैंड्स को लेवल करना टू बिल्ड हाउसेस एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, और डैम्स बनाना दैट इम्पैक्ट द फ्लो ऑफ रिवर, फॉरेस्ट फायर, ये सारे एग्जाम्पल हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के। इट हैज बीन एस्टिमेटेड कि 18 मिलियन एकर्स ऑफ फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड ईच ईयर, एंड काफी एंथ्रोपोजेनिक प्रैक्टिसेस की वजह से डैमेज हो रहा है इकोसिस्टम। द इम्पैक्ट इज पर्टिकुलरली सिवियर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे हाई परसेंटेज है ऑफ द वर्ल्ड्स नोन स्पीशीज। एग्जाम्पल्स कर सकते हो यहाँ पे इंडियन में वेस्टर्न घाट्स है इन इंडिया, ठीक है, एंड बाकी ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ये सारे इन वेस्ट अफ्रीका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। देन हैबिटेट लॉस is not just restricted to tropical forest, काफी एरियाज हैं टेम्परेट फॉरेस्ट के, ग्रासलैंड के, वेटलैंड्स के, कोरल रीफ्स जिन्हें रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी बोल जाता है, ये एंड मेरीन इकोसिस्टम, इसको भी डिमोलिश किया जा रहा है फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज मीटिंग वेरियस ह्यूमन नीड्स एंड हैव बीन डिग्रेडेड ड्यू टू पॉल्यूशन। सबसे बड़ा रीजन पॉल्यूशन। रिवर स्ट्रीम्स जो वाइटल है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के have been impacted due to habitat modification. Dams construct करना over rivers affects the water flow, modifies to the habitat. Furthermore, pollution of fresh water and marine water sources due to sewage and industrial discharge, dumping of waste, mining, oil spills, ये भी डिग्रेड करते हैं हैबिटेट को ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। देखो फॉरेस्ट फायर है यहाँ पे, ये फिर डिफॉरेस्टेशन है, यहाँ पे रास्ता बना दिया है, डैम्स कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं, वेटलैंड्स, ठीक है, हैबिटेट लॉस है डिफॉरेस्टेशन का, यहाँ पे ये डैम्स बना दिए गए हैं, फॉरेस्ट फायर, देन यहाँ पे फिर डिफॉरेस्टेशन है, रोड कंस्ट्रक्ट कर दिया है फॉरेस्ट के बीच में। तो ये सब क्या है, रीजंस है हैबिटेट लॉस के, ठीक है।
अनदर इशू रिलेटेड टू हैबिटेट लॉस इज हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, जिसमें हैबिटेट जो था उसे छोटे छोटे पैचेस में स्प्लिट कर दिया गया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड हाईवेज, रेलवेज, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट पैच फॉर कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन, ग्रेजिंग, ये सब फॉरेस्ट एरियाज में लीड करता है गेटिंग फ्रैगमेंटेड। छोटे छोटे पैचेस समझ लो, जैसे अगर ये एक बड़ी जगह है तो इसे छोटे छोटे पैचेस में स्प्लिट कर दिया है, दिस इज हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन। फाइन, इनके रीजंस क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, इनके रीजंस क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड हाईवेज, रेलवे लाइंस, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट पैचेस फॉर कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन, ये सब कुछ, ठीक है। दिस कैन लीड टू, इसका रिजल्ट क्या होगा? लीड टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स बिटवीन फॉरेस्ट and isolation of individuals and population from each other that can prevent mating. Then poaching of wildlife, पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, पोचिंग का मतलब क्या है? इलीगल हंटिंग या फिर वाइल्ड लाइफ को कैप्चर करना फॉर ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। ये आपको काफी पता होगा कि एनिमल्स को कैप्चर किया जाता है, इलीगल हंटिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि उनसे हमें कोई सामान मिल जाए, कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसे हम आगे बेच सके, ठीक है। ये अभी हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जैसे कि एलिफेंट्स का आपको काफी पता होगा, स्किन पता होगी, लेदर स्किन, ठीक है, हैज बीन ऑन द राइज फॉर लास्ट मेनी डिकेड्स। उस लेदर को क्या करते हैं? लेदर के पर्स बनाते हैं और बेचते हैं, ठीक है। कमर्शलाइजेशन के लिए यूज होती है पोचिंग, इलीगल हंटिंग ट्रेड के लिए, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए यूज होती है, जो कि गलत है, इलीगल है, ठीक है। पोचिंग एक सिग्निफिकेंट कॉज है ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ 100 ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स स्पीशीज एंड मेनी मोर बिकमिंग इंडेंजर्ड। अब ऐसे ही लोग अपने यूज के लिए मारते रहते हैं, तो ये भी क्या रिजल्ट करता है? एक्सटिंक्शन में रिजल्ट करता है ऑफ एनिमल स्पीशीज, ठीक है। एंड पोचिंग एक सिग्निफिकेंट कॉज है ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ 100 ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं। ऑल्दो पोचिंग इलीगल है, फिर भी ह्यूज डिमांड है फॉर बॉडी पार्ट्स ऑफ स्पेसिफिक एनिमल्स और नीड ऑफ एनिमल फॉर पेट ट्रेड एंड इवन एज सोर्स ऑफ फूड। चिकन सोर्स ऑफ फूड, फिश सोर्स ऑफ फूड, ठीक है, लेड टू द ग्रोथ ऑफ दिस इलीगल एक्टिविटीज। And as biodiversity declines, it will ultimately affect the proper functioning of ecosystem. यहाँ पे देखो एलिफेंट का ये टस्क इलीगल सोल्ड होता है, सेल होता है फॉर वेरी हाई प्राइजेस इन मेनी कंट्रीज। इसे एलिफेंट पोचिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये एलिफेंट के टस्क है। देन ग्लोबली इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इज एस्टिमेटेड, कुछ फिगर्स दी हुई हैं आपको, $7 बिलियन, $23 बिलियन एनुअली। एलिफेंट्स को किल किया जाता है आइवरी के लिए, राइनोस को हॉर्न्स के लिए, पैंगोलिन्स फॉर मीट एंड स्केल्स, टाइगर्स एंड लेपर्ड फॉर देयर स्किन एंड फॉर यूज इन मेडिसिन। Elk, musk deer, wolves, and bears are traded regularly since they are used as trophies and in Asian medicine market. Migratory birds are hunted for meat. Polar bear killed by indigenous community as a source of food. देखो, polar bear as a source of food. And rare timber is targeted for hardwood furniture. इन सब ने किस में रिजल्ट करा है? Massive decline of species population. Then impact of poaching. Impact क्या है पोचिंग का? सबसे पहले तो यही है कि एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इंडेंजर हो रहे हैं। कौन? ये एनिमल स्पीशीज। तो लॉस ऑफ पॉपुलेशन, अ नंबर ऑफ मैमल, रेप्टाइल एंड बर्ड स्पीशीज आर ऑलरेडी इन थ्रेटेंड कैटेगरीज एंड पोचिंग इज अ कांस्टेंट थ्रेट दैट डिक्रीजेस देयर नंबर स्टेडीली. In combination with the threat of habitat loss and human wildlife conflicts, many of these population can become locally extinct. Then impact on food chain. अब एक फूड चेन में समझो एक ये स्पीशीज है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अगर इसमें से एक ये मिसिंग हो जाए तो ये पूरी की पूरी फूड चेन गड़बड़ हो जाएगी, अगर एक भी स्पीशीज मिस हो जाएगा, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑन फूड चेन, सिंस पोचिंग रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज ऑफ स्पीशीज, इट ऑल्टर्स द डेलिकेट बैलेंस ऑफ फूड चेन इन इकोसिस्टम। बहुत से स्पीशीज विच आर किल्ड आर एपेक्स प्रीडेटर्स, मतलब जो कि एनिमल्स जो टॉप पे हैं फूड चेन के, जिनका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं है, और कीस्टोन स्पीशीज ड्यू टू विच देयर इज ड्रास्टिक चेंज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। Then increasing cases of zoonotic diseases. Zoonotic diseases क्या होते हैं? जो एनिमल्स के थ्रू डिसीजेस होते हैं और ह्यूमंस तक शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो जूनोटिक डिसीजेस या फिर जूनोसिस आर डिसीजेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होते हैं, एनिमल में पास होते हैं और फिर पीपल में पास होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, एनिमल्स में शिफ्ट होते हैं और फिर ह्यूमंस में होते हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं जूनोटिक डिसीजेस या फिर जूनोसिस। ये डिसीजेस ओरिजिनेट होते हैं एनिमल्स में, शिफ्ट होते हैं ह्यूमंस में, एंड ये जूनोटिक डिसीजेस कैन बी कॉज बाय वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और फंगाई एंड अकर थ्रू आउट द वर्ल्ड. इट मे कॉज माइल्ड और सिवियर इलनेस और इवन डेथ इन सम केसेस. Once in humans, the disease may first become a local outbreak. अब देखो इसमें एग्जाम्पल सबको किसका याद आया होगा?
कोविड-19 का, ठीक है। इसमें देखो, वंस इन ह्यूमन द डिसीज में फर्स्ट बिकम अ लोकल आउटब्रेक, जैसे हुआ था कोविड-19। पहले कुछ लोगों में हुआ, बट जल्दी से इसने स्पीड पकड़ी और बहुत सारे लोगों में फैल गया। देन सब्सिक्वेंटली बिकम एन एपिडेमिक, एक ऐसा डिसीज जो कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट करता है, पॉपुलेशन, रीजन, कम्युनिटी में अफेक्ट करता है, एंड इन सम केस इट कैन बिकम अ पैंडेमिक, ठीक है, जो बहुत हाई प्रपोर्शन में और वर्ल्ड पॉपुलेशन में फैल गया हो। Recent incidents of SARS, Ebola, fever, swine flu and COVID-19 are examples of zoonotic diseases. Scientists believe करते हैं major reason क्या है for increase in incidence of zoonotic diseases is increasing invasion of animal habitats by people, poaching activities, trade of animals. जिनमें रिजल्ट, और ये जब ज्यादा इंटरेक्शंस होने लगती है ना ह्यूमंस एंड एनिमल्स में, तब ये जूनोटिक डिसीजेस हो सकता है। और ये इंटरेक्शन किस वजह से हो रही है? इंक्रीजिंग इन्वेजन ऑफ एनिमल हैबिटेट, हम एनिमल के घर में ज्यादा ही इन्वेजन हो रहा है, ठीक है, ज्यादा ही घुस रहे हैं एनिमल्स के घर में, जैसे कि सफारीज होती है, ठीक है। देन डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एरियाज जो कि फेमस है फॉर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म फेस अ नेगेटिव पब्लिसिटी ड्यू टू पोचिंग एज द चांसेस ऑफ इनकाउंटरिंग अ कैरिस्मेटिक एनिमल इन दीज एरियाज डिक्रीजेस। ये टूरिस्ट फेस करते हैं सिक्योरिटी इश्यूज, रिस्ट्रिक्शंस, एंड इसलिए ही डिक्रीज हो रहा है। Then over harvesting. Over harvesting, also called as over exploitation, refer करता है to harvesting a renewable resource at an unsustainable rate to the extent that it gradually becomes non-renewable. Over harvesting, जिसको over exploitation भी बोलते हैं, ये रेफर करता है renewable resource को इस स्पीड पे हार्वेस्ट करने का कि वो एक टाइम पे जाके फटाफट नॉन रिन्यूएबल बन जाता है। It is a serious threat to biodiversity as it leads to elimination of plants, animals and other organisms, thereby degrading ecosystem. ओवर हार्वेस्टिंग पर्टिकुलरली डैमेज है टू एक्वेटिक स्पीशीज। ओवर फिश करना, ओवर हंटिंग करना, ये मेजर रीजंस है फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, किलिंग ऑफ न्यूमरस स्पीशीज ओवर द पास्ट सेवरल 100 years. फिशिंग इंडस्ट्री बहुत प्रोडक्टिव इंडस्ट्री है फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम। हाउएवर मॉडर्न फैक्ट्री की इंट्रोडक्शन के बाद, मॉडर्न फैक्ट्री ट्रॉलर्स के इंट्रोडक्शन के बाद प्रेशर बनता जा रहा है ऑन फिशरी इंडस्ट्री ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड डिमांड, कि अब ये अनसस्टेनेबल हो रहा है, ये ना हो कि सारी मछलियां ही खत्म हो जाए, ठीक है। फर्दर द फैक्ट दैट फिशिंग ग्राउंड्स आर कंसिडर्ड कॉमन रिसोर्स वेयर एनीबॉडी कैन कैप्चर फिशेस, देयर नो रेगुलेशन इन अमाउंट ऑफ फिशिंग। Another example in the case of bush meat, which is general term used for wild animals killed for food in many of the African country. Bush meat क्या है? एक टर्म है जो कि यूज होती है वाइल्ड एनिमल्स के लिए, जिन्हें मारा जाता है खाने के लिए इन मेनी ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज। बुश मीट को हंट किया जाता है बाय रूरल फैमिलीज डायरेक्टली अमंग इंडिजिनियस कम्युनिटी इन अफ्रीका एंड चाइना। कंज्यूमिंग स्पेसिफिक वाइल्ड एनिमल मीट इज एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल बिलीव्स। अफ्रीका और चाइना की इंडिजिनियस कम्युनिटीज में माना जाता है कि इन वाइल्ड एनिमल का मीट कंज्यूम करना एक ट्रेडिशनल बिलीफ है, जिससे हेल्थ इंप्रूव होती है, सर्टेन डिसीज क्योर होते हैं, ठीक होते हैं। हाउएवर रीसेंट कमर्शियलाइजेशन ऑफ द प्रैक्टिस एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द मीट हैज लेड टू बुश मीट बीइंग अवेलेबल एंड स्टोर्स एंड मीट मार्केट, ठीक है। अब ये भी नहीं है कि मार के अपने घर में खाओ, मतलब ये आराम से मिलता है मार्केट्स में, मीट मार्केट्स में काफी स्टोर्स में अवेलेबल होता है ये बुश मीट। एंड जो इंक्रीज नीड है फॉर प्रोटीन फूड्स, ये ग्रो हो रही है पॉपुलेशन में, डिमांड में। दिस इंक्रीज बुश मीट हार्वेस्ट रेट इन हाईली अनसस्टेनेबल मैनर। स्पीशीज थ्रेटन्ड बाय द बुश मीट ट्रेड आर मोस्टली मैमल्स इंक्लूडिंग पैंगोलिन्स, पोर्क्यूपाइंस और मंकीज। मेनी स्पीशीज ऑफ मंकीज एंड द ग्रेट एप्स लिविंग इन द कॉन्गो बेसिन। क्या क्या खाते हैं लोग। और ये देखो फिर से यही आ रहा है, इंक्रीजिंग केस ऑफ जूनोटिक डिसीजेस। Okay, so this was it for the video. हम ये human wildlife conflict next video में पढ़ेंगे. If you like this video, make sure to like and subscribe. And अगर आपको अपने कोई subject की video चाहिए हो, तो please मुझे comment में बता देना. I will try to make it as soon as possible. Bye. Thank you for watching.